topic. We were dealing with inverse trigonometric ratios और साथ ही साथ इन inverse trigonometric ratios में कल मैंने आपसे जो डिस्कस किया था ना वो था साइन इनवर्स, कोस इनवर्स और टेंजेंट इनवर्स। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स और टेंजेंट इनवर्स एक्स के प्रिंसिपल ब्रांचेस क्या क्या होंगे ये डिस्कस किया था। आज हम रिमेनिंग के 3 रेशियोज जो हैं उनको डिस्कस करेंगे। देयर इज अ माइनर करेक्शन इन यस्टरडेज टॉपिक। देखो टेंजेंट एक्स किसके बराबर होता है? वी नो दैट टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। मान लो मेरा फंक्शन है टेंजेंट एक्स, अब टेंजेंट एक्स जो है वो साइन अपॉन कोस होता है, तो ऑब्वियसली ये टेंजेंट एक्स उन सभी प्लेसेस पर डिफाइन नहीं होगा जहां cos x 0 बनता हो। फंक्शन की बेसिक रिक्वायरमेंट होती है कि द फंक्शन मस्ट बी डिफाइंड एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ इट्स डोमेन। वी नो दैट टेंजेंट x डज नॉट एग्जिस्ट। कब एग्जिस्ट नहीं करेगा? टेंजेंट x डज नॉट एग्जिस्ट व्हेन cos x इज इक्वल टू 0। अब cos x 0 कब होता है? लास्ट ईयर 11th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था ना, cos x 0 होता है when x is equal to 2n plus 1 5/2 where n belongs to z। तो इन सभी एंगल्स पर जो कोस है वो 0 होता है। और ये कौन से मल्टीपल्स है? 5/2 मींस 90 डिग्री और 2n plus 1 एक ऑड नंबर होता है ना, तो वी से दैट cos x is not defined at odd multiples of 90 डिग्री। 90 डिग्री के ऑड मल्टीपल्स पर cos x डिफाइन नहीं होता है। ठीक है, तो cos x is not defined at all odd multiples of pi/2। अब क्योंकि cos x डिफाइन cos x नहीं टेंजेंट x is not defined at all odd multiples of pi/2 because क्यों होता है? क्योंकि cos x 0 होता है इन सभी नंबर्स पर। Since cos x is equal to 0 at all the odd multiples of pi/2, so tangent x is not defined at all odd multiples of pi/2। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए अगर हम टेंजेंट एक्स का डोमेन लें तो फिर क्या होना चाहिए? तो टेंजेंट एक्स का जो डोमेन बनेगा ना, डोमेन ऑफ टेंजेंट एक्स क्या होना चाहिए? ये चीजें वैसे तो 11th क्लास से रिलेटेड है। टेंजेंट एक्स का डोमेन होना चाहिए ऑल द रियल नंबर except all those x which are odd multiples of pi/2, that is all those numbers where tangent x is not defined, that is all those numbers where cos x is 0। तो ये जो नंबर्स हैं ये टेंजेंट x के डोमेन में नहीं आते हैं। ये ध्यान रखिएगा, टेंजेंट x का डोमेन ऑल रियल नंबर्स नहीं होगा, बल्कि टेंजेंट x का डोमेन होगा ऑल रियल नंबर्स except all those numbers where cos x is 0, that is x is equal to 2n plus 1 pi/2। ठीक है, अब जब हम टेंजेंट x का ग्राफ ड्रॉ करते हैं ना इस हिसाब से, तो मैंने कल सिर्फ एक ही ब्रांच बनाई थी, आज थोड़ा और ब्रांचेस को भी कंसिडर करते हैं, कल टाइम कम था हमारे पास। मान लो ये मेरे पास है x एक्सिस और ये है y एक्सिस। दिस नंबर इज 0। ये नंबर आपके पास आ गया सपोज, और थोड़ा सा आगे ले लेते हैं pi/2, देन इट इज पाई, देन इट इज 3 pi/2। ऐसे ही यहाँ पर है -pi/2 माइनस पाई माइनस 3 pi/2 -2 पाई। ठीक है, तो दोनों तरफ मैंने जो लिया वो क्या ले लिया? मैंने 90 डिग्री के मल्टीपल्स को ले लिया। 90 डिग्री के पॉजिटिव मल्टीपल्स में तो कौन कौन आए? pi/2, पाई, 3 pi/2 और 2 पाई। और नेगेटिव मल्टीपल्स में आए -pi/2, -पाई, -3 pi/2 और -2 पाई। अब देखो तो pi/2 होता है ना, यहाँ पर टेंजेंट एक्स की वैल्यू इंफिनिटी तक जाती है। इस pi/2 पर टेंजेंट एक्स डिफाइन नहीं होता, ऐसे ही -pi/2 पर भी डिफाइन नहीं होता। 3 अगला ऑड मल्टीपल 90 डिग्री का कौन सा आएगा? 90 डिग्री का नेक्स्ट ऑड मल्टीपल है 3 pi/2, यहाँ भी टेंजेंट डिफाइन नहीं होता और करस्पॉन्डिंगली -3 pi/2 पर भी डिफाइन नहीं होता। अब अगर हम टेंजेंट का ग्राफ ड्रॉ करें ना, तो टेंजेंट का ग्राफ ऐसे आता है। ठीक है, टेंजेंट 180 0 होता है। इस तरीके से जो है वो टेंजेंट का
ग्राफ चलता रहता है। ये जो बीच में मैंने ड्रॉ की ना, दीज ब्रांचेस रिप्रेजेंट द ग्राफ ऑफ टेंजेंट एक्स। अब आप खुद देखो टेंजेंट एक्स के ग्राफ में कहीं कोई इस टाइप का टर्न तो नहीं आ रहा ना, वैल्यू रिपीट होती हो जिसमें, कोई वैल्यू यहाँ रिपीट नहीं हो रही है। ठीक है, तो अगर मैं सिर्फ -5/2 और +5/2 के बीच में चेक करूं, तो बिटवीन -5/2 एंड बिटवीन +5/2 टेंजेंट इज अटेनिंग ईच एंड एवरी रियल वैल्यू। पॉजिटिव रियल नंबर्स भी आ गए, ये देखो वाई एक्सिस की तरफ अप टू इंफिनिटी जा रहा है, नीचे अप टू -इंफिनिटी जा रहा है ये, तो ऊपर +इंफिनिटी की तरफ एक्सटेंड हो रहा है, नीचे -इंफिनिटी की तरफ एक्सटेंड हो रहा है। तो सभी रियल नंबर्स टेंजेंट की रेंज में होते हैं, तो सारे रियल नंबर्स कवर हो जाते हैं इसके अंदर, पॉजिटिव वाले भी कवर हो जाते हैं, नेगेटिव वाले भी कवर हो जाते हैं। तो ये जो ब्रांच है ना -5/2 से लेकर +5/2 के बीच में, इस ब्रांच को प्रिंसिपल ब्रांच कहा जाता है। तो प्रिंसिपल ब्रांच जो हमने सेलेक्ट की वो कौन सी सेलेक्ट की, बिटवीन -5/2 टू +5/2। हम जितने भी प्रिंसिपल ब्रांचेस कंसीडर करते हैं ना बेटा, वो मोस्टली 0 डिग्री के आसपास वाले नियरेस्ट एरिया में हम कंसीडर करके चलते हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो देखो हम 5/2 3/2 भी ले सकते थे, हम पीछे हैं -3/2 से -5/2 जा सकते थे। 3 ब्रांचेस तो आपको मैंने सामने शो कर दी, और आगे जाएंगे तो और ब्रांचेस में चली जाएंगी। और इन ब्रांचेस में अब जैसे इससे अगली ब्रांच में लूं तो मेरे पास कौन सी ब्रांच आती है, 5/2 से 3/2 की ब्रांच आती है। कितने का फर्क आ गया, 5 का डिफरेंस आ रहा है दोनों के बीच में, -5/2 + 5 5/2 5 + 5 3/2। 5 के गैप पे एक ब्रांच से अगली ब्रांच आपको मिल जाती है। अब आती है बात कि जैसे मैंने कल भी बताया था, किसी भी फंक्शन का इनवर्स अगर डिफाइन करना हो ना, तो उस फंक्शन का 1/(1/2) होना मैंडेटरी होता है। अब हालांकि हम लोग शायद यहाँ थे कि प्रिंसिपल ब्रांच जो है वो -5/2 से 5/2 आती है। अगर हम 5 का चेंज करें तो हमें नेक्स्ट ब्रांच मिल जाती है ना, तो अगली ब्रांच ये हो गई। 5 का चेंज और कर दो तो अगली ब्रांच 3/2 से 5/2 आ जाएगी। आप -5 करके ब्रांच ले आओ तो -5 करने से -3/2 से -5/2 ये वाली ये ब्रांच मिल जाएगी। तो इस तरह से अगर हम देखें तो वी कैन हैव मल्टीपल नंबर ऑफ सच ब्रांचेस where tangent x becomes 1 as well as onto। ठीक है, ओवरऑल में अगर हम देखेंगे ना कंप्लीट डोमेन पर, तो कंप्लीट डोमेन पर तो टेंजेंट एक्स हो चाहे साइन एक्स हो चाहे कोस एक्स हो, कोई भी फंक्शन 1 नहीं है, दे ऑल आर मैनी वन फंक्शंस। आप लोगों ने खुद ही देखा है, पिछले साल आप निकालते थे टेंजेंट 225 टेंजेंट 45 1 होता है, साइन 0 साइन पाई साइन 2 पाई सब 0 होते हैं। तो ये तो ठीक है कि जितने भी टी फंक्शंस है दे ऑल आर मैनी वैल्यूड, दे आर मैनी वन फंक्शंस। लेकिन अगर हम इनके स्पेसिफिक पोर्शंस निकाल लें ना, छोटे छोटे हिस्से बना लें, तो उन हिस्सों में या हम ऐसे पोर्शंस इनके ग्राफ के थ्रू सेलेक्ट कर सकते हैं जहां पर ये जो फंक्शंस हैं वो 1 भी बनते हैं, ऑन-टू भी बनते हैं, और क्योंकि ये 1 ऑन-टू बनते हैं तो वहां इनका इनवर्स एग्जिस्ट कर जाता है। तो जितने भी टी रेशियोज हैं, चाहे वो साइन एक्स है, कॉस एक्स है, टेंजेंट एक्स है, सीकेंट कोसेकेंट कोटेंजेंट, व्हाटएवर इट इज, जितने भी टी रेशियोज हैं वो सभी ओवरऑल डोमेन पर तो 1/(1)(2) नहीं बनते, इसलिए इन्वर्टिबल नहीं होते। लेकिन जो पोर्शन हम अब प्रिंसिपल ब्रांच करके डिफाइन कर रहे हैं ना, इस पोर्शन पर इनकी वैल्यू 1/(1)(2) रहती है, और 1/(1)(2) होने के कारण ये इन्वर्टिबल बन जाते हैं। तो कल जो मैंने केस डिस्कस किया था वो था साइन इनवर्स एक्स पर्टिकुलर, और थोड़ा सा कोस एक्स का बताया था। अभी जो केस डिस्कस किया ये किसका था, टेंजेंट एक्स का था। तो टेंजेंट एक्स में हम प्रिंसिपल ब्रांच किसको लेकर चलते हैं, -π/2 से लेकर +π/2 तक लेकर चलते हैं और उससे निकालते हैं। अब एक बार कॉस वाले ग्राफ को फिर से देखो जरा, तो साइन का मैंने कल ग्राफ तो बनाया था पीछे की तरफ से, ये 1 है वैल्यू, ये -1 है, ये 0 है, π/2 पाई 3π/2 और 2π, यहाँ -π/2 -π -3π/2 और -2π।
कोस का जो ग्राफ है आप लोगों ने शायद इसमें भी किया होगा, फिजिक्स में भी ये वाला ग्राफ आता है कोस का। 1 से शुरू होता है, 90 डिग्री पर 0 बनता है, 180 पर -1 आती है वैल्यू, -1 से फिर 3π/2 पर 0 और 2π पर 1। अब अगर मैं इसको ग्राफ को बैकवर्ड प्रोड्यूस करूँ ना तो ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है, ये वाली शेप बनेगी। आप देखो यहाँ पर बात आती है कि हमने कोस के केस में 0 से π क्यों सेलेक्ट किया। हम प्रिंसिपल ब्रांच उसको लेकर चलेंगे जिसमें एक एक बार हर रियल वैल्यू आ जाए, एक एक बार रेंज का हर नंबर अपीयर हो जाए। अब देखो जरा, साइन के लिए मैंने -π/2 से +π/2 लिया था। हमने साइन इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल ब्रांच जो निकाली थी ना, वो कौन से वाली ली थी, -π/2 से +π/2 ली थी, क्योंकि इसमें -1 से 1 तक के सारे नंबर्स एक एक बार आ जाते हैं और 1 1 ऑन टू बनता है फंक्शन। अब अगर हम कोस की बात करें, ये साइन एक्स का था, साइन एक्स के लिए हमने प्रिंसिपल ब्रांच -π/2 से +π/2 ली थी। अब कॉस एक्स के लिए जो है, टेंजेंट के लिए भी मैंने यही वाला लिया था, टेंजेंट का भी अभी अभी हमने किया, हमने ब्रांच लिया -π/2 से +π/2। लेकिन कॉस के केस में हम -π/2 से +π/2 नहीं जा सकते, क्योंकि इस ब्रांच में कोस की वैल्यू सिर्फ 0 और 1 के बीच में आ रही है। आप देखो पॉजिटिव ही पॉजिटिव है, नीचे तो आया ही नहीं। -π/2 से लेकर 0 तक वैल्यू बढ़ती है 0 से 1 और फिर घटती है 1 से 0, तो सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स ही आए, नेगेटिव नंबर्स तो आए नहीं। जब तक नेगेटिव नंबर्स हम नहीं लेंगे तब तक तो फिर हमारी रेंज तो पूरी नहीं होती ना। साइन एक्स और कॉस एक्स का रेंज क्या होता है, साइन एक्स का रेंज होता है -1 से 1, टेंजेंट का तो चलो ऑल रियल नंबर होता है, कॉस एक्स का रेंज जो है वो भी तो -1 और 1 के बीच में ही रहता है। अब कॉस एक्स की रेंज -1 से 1 के बीच में है, तो हमें वो पोर्शन लेना पड़ेगा ना जिसमें -1 से लेकर +1 तक के सारे नंबर आते हैं, ठीक है। तो इसलिए कॉस के केस में हम -π/2 से +π/2 नहीं ले सकते, क्योंकि 0 से 1 तक के नंबर आ रहे हैं। अगर हमें नेगेटिव नंबर भी लेना है ना तो हमें यहाँ आना पड़ेगा। देखो ये जो नंबर हैं ये 0 से -1 तक के नंबर आ जाते हैं, इसीलिए कोस के केस में हम -π/2 से 0 वाले पार्ट को कंसिडर ही नहीं करते, क्योंकि ये तो वही वैल्यूज हैं जो हमें 0 से π/2 के बीच में मिल रही थी। इसका रीजन ये है कि cos x फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, cos x जो होता है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, और पॉजिटिव होने के कारण क्या रहता है कि दोनों तरफ आपको सेम वैल्यूज मिलेंगी। तो नेगेटिव वैल्यूज लेने के लिए हम 0 से π/2 तो लेते हैं पॉजिटिव के लिए, और π/2 से π का पोर्शन लेते हैं नेगेटिव के लिए। तो इस ब्रांच में जो कि 0 से लेकर कहां तक जा रही है, π तक, 0 से π के बीच में हमारा जो फंक्शन cos x है, ये cos x 1 1 भी बन जाता है और 2 भी बन जाता है, और पूरी की पूरी रेंज -1 से 1 तक वो भी कवर हो जाती है। जब पूरी रेंज कवर हो गई तो ऑन टू बन गया, वैल्यू कोई रिपीट हो नहीं रही, इसमें 1 बन गया, तो 1 1 ऑन टू होने के कारण कोस इस पर्टिकुलर पोर्शन में जो कि 0 से 180 डिग्री के बीच में, रेंज तो ये कहलाएगी ना x के ऊपर, ये तो वैल्यूज आ रही हैं, तो 0 से π के बीच में cos x फंक्शन 1 1 और ऑन टू बनता है, इसलिए जो प्रिंसिपल ब्रांच है वो 0 से π तक कंसिडर किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गए प्रिंसिपल ब्रांचेस किस किस के, साइन के, कोस के, टेंजेंट के। इन पोर्शन में साइन, कोस, टेंजेंट 1 1 ऑन टू बनते हैं, इसलिए ये तीनों इन्वर्टिबल हैं, और क्योंकि ये तीनों इन्वर्टिबल हैं तो हम इनके इनवर्स फंक्शंस को डिफाइन कर सकते हैं। इसी के बेसिस पर कल जो मैंने एक टेबल आपको बनवाई थी, उस टेबल में हमारे पास क्या था, अब इस टेबल में हम मेंशन कर रहे हैं इनवर्स टी रेशो, जो भी टी रेशो हम लेकर चलेंगे इनवर्स टी रेशो, उसका डोमेन और साथ में उसका रेंज। रेंज कौन से वाला लेंगे हम कंसिडर करेंगे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को, तो सिर्फ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अकॉर्डिंग ही हम इसमें मेंशन करेंगे। तो सबसे पहला साइन इनवर्स एक्स। अब साइन एक्स का रेंज अगर -1 1 है
तो साइन इनवर्स एक्स का डोमेन रहेगा -1 से 1। इनवर्स फंक्शन में क्या होता है, इनवर्स फंक्शन लिखते हुए मेन फंक्शन के डोमेन रेंज इंटरचेंज होते हैं। तो साइन एक्स का रेंज है -1 to 1, इसलिए साइन इनवर्स एक्स का डोमेन होगा -1 to 1 और इसकी प्रिंसिपल ब्रांच रहेगी -π/2 से +π/2। दूसरे नंबर पर आता है कोस इनवर्स एक्स। इसमें भी क्योंकि cos x का रेंज -1 था, इसलिए cos इनवर्स x का डोमेन रहेगा -1 और प्रिंसिपल ब्रांच आएगी बिटवीन 0 to π। तीसरे नंबर पर आता है टेंजेंट इनवर्स x। इसका डोमेन रहेगा ऑल रियल नंबर्स, क्योंकि टेंजेंट x का रेंज होता है ऑल रियल नंबर्स। क्योंकि टेंजेंट x का रेंज ऑल रियल नंबर्स है, इसलिए टेन इनवर्स x का डोमेन होगा ऑल रियल नंबर्स और इसका प्रिंसिपल ब्रांच आएगा -π/2 से π/2। आप दोनों का डिफरेंस नोटिस कीजिएगा। साइन के केस में क्लोज ब्रैकेट लगाया है, क्लोज ब्रैकेट होने का मतलब है -π/2 को भी लेंगे +π/2 को भी लेंगे। यहाँ ओपन ब्रैकेट है, ओपन ब्रैकेट का मतलब क्या होता है स्मॉल ब्रैकेट का, कि -π/2 से π/2 के बीच वाले नंबर्स को लेंगे, ना -π/2 आएगा ना +π/2 आएगा। ये तीन हो गए। इन तीन के बाद अब आती है बारी बाकी के तीन रेशोज की। बाकी के तीन रेशोज में सबसे पहले कोटेंजेंट एक्स का केस डिस्कस करते हैं। देखिए कोटेंजेंट एक्स क्या होता है, यू में राइट कोटेंजेंट एक्स एज cos x अपॉन sin x होता है ना। cot x cos x by sin x के बराबर है। इसका मतलब cot x is defined at all those numbers, उन सभी x पर डिफाइंड होगा where cos x exists। cos x तो एग्जिस्ट करे लेकिन sin x नॉट इक्वल टू 0 है। sin x 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब जहां जहां cos की एग्जिस्टेंस है वहां वहां cot की एग्जिस्टेंस होगी, प्रोवाइडेड कंडीशन है कि ये sin x 0 नहीं होना चाहिए। अब sin x 0 कहां बनता है पहले वो देख लो। आप लोगों ने 11th में किया था, sin x 0 होता है if x is equal to n पाई। जितनी बार x n पाई के बराबर होगा उतनी बार जो है वो sin x की वैल्यू 0 रहेगी। इसका मतलब अगर हमें cot x को इन्वर्टिबल बनाना है तो cot x जो है वो cos x के अकॉर्डिंग ही चलेगा। cot x shall be having the same principal branch which cos x is having। cosine x की जो है वही चलेगी, लेकिन हम ये ध्यान रखेंगे कि sin x 0 नहीं होना चाहिए। मतलब जहां sin 0 बनता हो उस नंबर को निकाल देंगे। अब आप देखो x is equal to n पाई का मतलब क्या हुआ, x is equal to n पाई का मतलब हुआ 0 पर, पाई पर, 2 पाई पर, 3 पाई पर, इन सभी नंबर पर sin x की वैल्यू 0 आती है। तो जहां जहां sin x 0 बनता है, 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, इनको निकाल के जो बचेगा वो आपके पास cot x का प्रिंसिपल ब्रांच आ जाएगा। बाकी cot x जो है वो cos x को फॉलो करेगा। अब cot x अगर cos x को फॉलो करेगा तो देखो जरा cos x का प्रिंसिपल ब्रांच क्या था। cos के लिए आप लेकर चले थे 0 to पाई, तो जब आप cos इनवर्स x के लिए 0 to पाई लेंगे तो cot इनवर्स x जब आप निकालेंगे तो क्या होगा, ब्रांच तो 0 से पाई की रहेगी लेकिन ब्रैकेट ओपन लगा देंगे। ओपन ब्रैकेट क्यों लगा देंगे, क्योंकि हम 0 को भी निकाल देंगे और पाई को भी निकाल देंगे। 0 और पाई को क्यों निकालेंगे, क्योंकि 0 और पाई पर sin x 0 बनता है और sin x 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हमने किस हिसाब से लिया, cot x की प्रिंसिपल ब्रांच वही होगी जो cos x की बनती है। cos x की बनती है 0 से पाई, लेकिन इसमें से 0 पाई ये निकालना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो 0 पाई को इसमें से हटाते हैं तो 0, पाई ओपन इंटरवल बन जाता है। अब जो कोटेंजेंट x का प्रिंसिपल डोमेन होगा वो कोटेंजेंट इनवर्स x का प्रिंसिपल रेंज हो जाएगा। डोमेन और रेंज इंटरचेंज होते हैं। तो कोट इनवर्स x का डोमेन, अब ये थोड़ा सा हो सकता है आपको कंफ्यूजन ना रहो, कभी कोट इनवर्स। तो बेटा कोई भी टी रेशो है हमारे पास तो हम टी रेशो के कंसेप्ट से ही तो इनवर्स रेशो का कंसेप्ट निकालेंगे ना। तो cot x क्योंकि ओपन इंटरवल 0 to पाई पर डिफाइंड है, ये उसकी प्रिंसिपल ब्रांच बनती थी,
इसलिए कोट इनवर्स एक्स का जो रेंज है वो 0 से पाई के बीच में आएगा। 0 और पाई दोनों रिमूव हो गए। मतलब आप ये याद रखिएगा, कोस और कोट एक जैसे पैटर्न पर चलेंगे, बस 0 और पाई इसमें से गायब हो जाएंगे। बाकी कोट थीटा की डोमेन तो भी रियल नंबर आएगी, क्योंकि चाहे टेंजेंट एक्स हो चाहे कोटेंजेंट एक्स हो, दोनों में सभी रियल वैल्यूज अलाउड होती हैं। अब अगला केस आता है कोसिकेंट इनवर्स एक्स का। कोसिकेंट इनवर्स एक्स के लिए हमें क्या करना है, आप पहले इसको समझो, उसके बाद हम इसे आगे लिखेंगे। हमें कोसिकेंट इनवर्स एक्स के लिए चाहिए। आप कोसिकेंट एक्स को याद करो जरा। कोसिकेंट एक्स होता है 1 बाय साइन एक्स, होता है ना। कोसिकेंट एक्स साइन एक्स का रेसिप्रोकल है। और ये चीज आपको 11th क्लास में बताई गई थी कि कोसिकेंट एक्स के डोमेन में वो सारे नंबर्स आएंगे जहां साइन एक्स नॉन जीरो हो। तो इसका डोमेन होगा ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट दोज एक्स फॉर विच साइन एक्स इज 0। हम वो नंबर्स निकाल देते हैं जहां साइन एक्स 0 बनता है। तो ऑल रियल नंबर्स में से हम x इज इक्वल टू n पाई, पाई के मल्टीपल्स को माइनस कर देते हैं। इसका मतलब ये है कि कोसिकेंट x का जो डोमेन बनेगा वो क्या बनेगा। मैं ये टेबल आप लोग कहें तो मैं रब कर देती हूँ इसको, क्योंकि हमें स्पेस चाहिए ना थोड़ा सा, तो लेट मी रब द टेबल ताकि स्पेस मिले और हम इसको थोड़ा बेटर वे में समझ सकें। देखिए जरा, कोसिकेंट x होता है 1 बाय साइन एक्स। तो डोमेन ऑफ कोसिकेंट x क्या आएगा, कोई भी रियल नंबर ले लो, बस वो x निकाल दो जहां साइन x 0 बनता हो। यानी सभी रियल नंबर्स में से वो x निकाल दो जो n पाई के बराबर आते हैं। ठीक है, ये होता है। और जहां तक रेंज की बात करें, ये चीज भी आप लोगों ने 11th क्लास में सीखी थी कि कोसिकेंट एक्स की वैल्यू कभी भी -1 और 1 के बीच में नहीं आती। हमेशा कोसिकेंट एक्स जो होता है इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, या कोसिकेंट एक्स इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू -1, क्योंकि कोसिकेंट एक्स की वैल्यू 1 या 1 से ज्यादा होती है और -1 और 1 से कम होती है। तो रेंज ऑफ कोसिकेंट एक्स रहता है r -1 to 1, ये रहता है इसमें। ठीक है, अब ये सारी डाटा, ये किसका डाटा है सारा का सारा, कोसिकेंट एक्स का। हमें किसका चाहिए, कोसिकेंट इनवर्स का। तो आप सबसे पहले तो प्रिंसिपल ब्रांच की बात करो। तो प्रिंसिपल ब्रांच अगर हम लें तो हम क्या बोलेंगे कि कोसिकेंट एक्स जो है वो साइन को फॉलो करेगा। कोसिकेंट एक्स की प्रिंसिपल ब्रांच साइन एक्स के हिसाब से होनी चाहिए। बस उसमें से वो नंबर्स निकाल दो जहां पर साइन एक्स 0 बनता है। तो देखो, साइन एक्स की ब्रांच थी -π/2 से +π/2, इसके बीच में 1/2 बनता है ना साइन फंक्शन। तो जब आप कोसिकेंट को लोगे ना तो ब्रांच तो यही लेकर चलेंगे, पर इसमें से हम उस नंबर को निकाल देंगे जहां साइन एक्स 0 बनता है, और साइन एक्स 0 बनता है सिर्फ 0 पर। -π/2 से +π/2 के बीच में 0 पर साइन एक्स की वैल्यू 0 आती है, तो 0 को निकाल देंगे। तो अब अगर हम देखें तो कोसिकेंट एक्स की प्रिंसिपल ब्रांच ये हो गई और रेंज ये हो गई। तो इसका मतलब जब आप कोसिकेंट इनवर्स एक्स डिफाइन करोगे तो कोसिकेंट इनवर्स एक्स के लिए क्या होना चाहिए, when we define cosecant inverse x, कोसिकेंट का इनवर्स फंक्शन निकालेंगे तो इसका डोमेन वो आएगा जो कि कोसिकेंट की रेंज था। कोसिकेंट की रेंज यानी कि ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट नंबर्स बिटवीन -1 to 1। और इसका रेंज, और रेंज की भी कौन सी वैल्यू, रेंज की भी प्रिंसिपल ब्रांच। रेंज की प्रिंसिपल ब्रांच वो आएगी जो साइन की होती है, यानी -π/2 से +π/2, बस उसमें से अकेले 0 को माइनस कर देंगे। तो इस तरीके से आपके पास कोसिकेंट की ब्रांच आ जाती है।
ठीक है, ये हो गया केस ऑफ कोसिकेंट एक्स। अब अगला केस किसका बनेगा? अब मान लो इसी में अदर देन प्रिंसिपल ब्रांच पूछ ले तो क्या बोलोगे? अदर देन प्रिंसिपल ब्रांच, अगर आपको कोई नई ब्रांच निकालने के लिए कह दिया जाए तो एनी ब्रांच अदर देन प्रिंसिपल ब्रांच इज ऑब्टेन्ड बाय मेकिंग अ चेंज ऑफ पाई। बताया था ना शॉर्टकट पे आपको कल। तो अदर देन प्रिंसिपल ब्रांच अगर हमें लेनी भी पड़ जाए ना कभी, तो वो अदर देन प्रिंसिपल ब्रांच आप कौन से वाली लोगे? आप पाई का चेंज कर दो, माइनस पाई बाय 2 का पाई बाय 2 बन गया, फिर पाई ऐड कर दिया तो बन गया 3 पाई बाय 2 माइनस पाई। मतलब जो चेंज करोगे वो हर नंबर में करोगे। तो पाई बाय 2, अगला 3 पाई बाय 2 माइनस 0 भी किसमें कन्वर्ट हो गया? पाई में। ये अगली ब्रांच आ गई। इससे अगली ब्रांच चाहिए तो क्या आएगी? 3 पाई बाय 2 से 5 पाई बाय 2, फिर 5 जोड़ दिया मैंने, लेकिन 5 प्लस 5 2 पाई कम हो जाएगा उसमें से। तो इस तरीके से आप और ब्रांचेस को भी ले सकते हैं। और अब लास्ट केस आता है सेकेंड इनवर्स एक्स का। अब सेकेंड इनवर्स एक्स को समझने के लिए सेकेंड थीटा या सेकेंड एक्स को लेकर चलते हैं। अगर हम फंक्शन लें सेकेंड एक्स, तो सेकेंड एक्स क्या होता है? सेकेंड एक्स होता है 1 बाय कॉस एक्स। अगर मैं इसके डोमेन की बात करूं तो इसके डोमेन में वो सारे नंबर आएंगे जो कोस में होते हैं, यानी कि सारे रियल नंबर होने चाहिए, क्योंकि कोस भी सभी रियल नंबर्स पर डिफाइंड होता है। बस उन नंबर्स को माइनस कर देंगे जहां कॉस एक्स 0 बनता है। अब cos x 0 कब बनता है? cos x 0 बनता है when x is equal to 2n plus 1 pi by 2 where n belongs to z। इसका मतलब सभी रियल नंबर्स में से हम और मल्टीपल्स ऑफ 90 डिग्री को घटा देंगे, हटा देंगे इनको रिमूव करके आप सेकेंड एक्स का डोमेन लिख सकते हो। और जहां तक रेंज की बात है, सेकेंड एक्स का रेंज भी वही होता है जो कि कोसेकेंड एक्स का होता है, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 to 1, क्योंकि सेकेंड एक्स की वैल्यू की या तो 1 और 1 से ज्यादा आती है या सेकेंड एक्स की वैल्यू -1 और उससे कम आती है। ये सारी चीजें बेटा 11th में सिखाई गई थी। आज जो मैं आपको करवा रही हूँ दैट्स अ मिक्सचर ऑफ the concepts that we have studied in class 11th as well as the concepts which are needed in class 12। दोनों को लिंक करके चलेंगे तभी समझ में आएगा। तो ये 11th का मैटर था। अब 11th के मैटर ने हमें सेकेंड एक्स का डोमेन दे दिया, रेंज दे दिया। अब अगर मैं इस डोमेन के प्रिंसिपल ब्रांच की बात करूं, तो प्रिंसिपल ब्रांच की अगर हम बात करें तो इसके प्रिंसिपल ब्रांच में क्या होना चाहिए? इसका प्रिंसिपल ब्रांच एग्जैक्टली वही होना चाहिए जो cos x का होता है। ठीक है, इट्स प्रिंसिपल ब्रांच शुड बी द सेम एज दैट ऑफ cos x। और cos x का प्रिंसिपल ब्रांच क्या था? 0 से पाई था, तो ये भी 0 से पाई होना चाहिए। लेकिन 0 से पाई में से हम और मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 को निकाल लेंगे। अब 0 से पाई बाय 2 के 0 से पाई के बीच में और मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 कौन आता है? अकेला पाई बाय 2 आता है। तो इसका प्रिंसिपल ब्रांच बना 0 to पाई एक्सेप्ट पाई बाय 2। ठीक है, तो अब अगर हम इस हिसाब से सेकेंड इनवर्स एक्स का मेंशन करें तो सेकेंड इनवर्स एक्स के लिए क्या आंसर होना चाहिए हमारा? क्योंकि सेकेंड एक्स की प्रिंसिपल ब्रांच ये बनती है, रेंज है r-1 to 1। तो जब आप सेकेंड इनवर्स एक्स को डिफाइन करोगे तो सेकेंड इनवर्स एक्स का डोमेन सेकेंड एक्स की रेंज यानी r-1 के बराबर आएगा। और इसका रेंज जो कि हम सिर्फ प्रिंसिपल ब्रांच के फॉर्म में लेने वाले हैं, वो प्रिंसिपल ब्रांच हमारे पास आएगी 0 से लेकर पाई तक के नंबर्स एक्सेप्ट पाई बाय 2। ठीक है, ये बनेगा। अब इसमें भी अगर हम और आगे चलें तो अगली ब्रांच कभी लेनी पड़ जाए, कभी आपसे पूछ ले, क्योंकि एक एक नंबर में ऐसे क्वेश्चन तो बहुत आते हैं पेपर में। राइट अ ब्रांच अदर देन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो अदर देन प्रिंसिपल ब्रांच अगर हम लेंगे तो कौन सा लेंगे? फिर वही कंसेप्ट है, चेंज ऑफ पाई। अदर देन प्रिंसिपल ब्रांच में पाई का चेंज कर दो, ये बनेगा पाई से 2 पाई एक्सेप्ट 3 पाई बाय 2।
या फिर आप ले सकते हो फिर 5 का चेंज कर दो 2 5 से 3 5 एक्सेप्ट 5 5 by 2 एंड 4। तो इस तरीके से सेकेंड इनवर्स एक्स चलता रहेगा। तो अब जो है आज के लेक्चर में हमने जो डिस्कस किया है ना वो इन सभी टी रेशियोज की वैल्यूज को डिस्कस किया, इनके प्रिंसिपल ब्रांचेस क्या क्या होते हैं, ठीक है। और एक चीज जो आपको ध्यान रखनी है, ये आपकी बुक में मेंशन भी है, द वैल्यू ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन which lies in the range of principal branch is called principal value of that inverse trigonometric function। किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए जब हम प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में से वैल्यू को निकालेंगे ना, आंसर को निकालेंगे, तो उस वैल्यू को प्रिंसिपल वैल्यू कहा जाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। तो प्रिंसिपल वैल्यू निकालने का मतलब क्या है कि आपको अपना आंसर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में से देना है, आपको आगे पीछे मूव नहीं करना, आपको सिर्फ उतने डोमेन पर रिस्ट्रिक्टेड रहना है जितना कि आपकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में आता है। तो लेट अस नाउ समराइज द थिंग्स कि क्या क्या चीजें जो हैं वो हमने की। यहाँ मैंने लिख दिया इनवर्स रेशो, जो भी इनवर्स की रेशो हम ले रहे हैं यहाँ हम लिख रहे हैं इनका डोमेन। ये चीज आपको बहुत अच्छे से याद होनी बहुत जरूरी है क्योंकि पूरे चैप्टर में यही चीज काम आनी है। तो प्रिंसिपल वैल्यू, तो सबसे पहले साइन इनवर्स एक्स और कोस इनवर्स एक्स दोनों का डोमेन होता है दोनों का डोमेन होता है -1 से 1। साइन की रेंज आती है -π/2 से +π/2, कोस की आती है 0 से π। तीसरे नंबर पे आता है tan इनवर्स एक्स और चौथे पर आता है कोस इनवर्स एक्स। मैं पेयर पे इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि अब इनके डोमेन एक जैसे हैं। साइन इनवर्स एक्स कोस इनवर्स एक्स का डोमेन सेम है, tan इनवर्स एक्स कोस इनवर्स एक्स का डोमेन है ऑल रियल नंबर। रेंज की बात करें तो tan इनवर्स एक्स की वैल्यू -π/2 से +π/2 के बीच में आएगी और कोस इनवर्स एक्स की वैल्यू 0 से π, 0 से 180 डिग्री के बीच में आएगी, ठीक है। उसके बाद अगला नंबर आता है सीकेंट इनवर्स एक्स और कोसिकेंट इनवर्स एक्स और सीकेंट इनवर्स एक्स का। इसमें वैल्यूज की जो डोमेन है वो रहेगा ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट नंबर्स बिटवीन -1 एंड 1। तो सेकेंड एक्स और सेकेंड इनवर्स एक्स के केस में कभी भी फ्रैक्शन में आंसर नहीं आता, कोई भी रियल नंबर हो सकता है लेकिन वो -1 1 के बीच में नहीं रहता। लेकिन कोसिकेंट इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल ब्रांच साइन इनवर्स जैसी ही रहेगी, यानी -π/2 से π/2 रहेगी, बस उसमें से 0 को हटा देंगे, ठीक है। एक्सेप्ट 0 वाली बात है यहाँ पर, तो 0 को रिमूव कर देंगे और सीकेंट इनवर्स एक्स की जो ब्रांच है वो सीकेंट की साइन की तरह चलेगी, सीकेंट की कोस की तरह चलेगी, कोस की तरह चलेगी, यानी 0 से पाई की वैल्यू होगी, बस इसमें से π/2 को निकाल देंगे। अब जब भी कभी आपको किसी भी इनवर्स की रेशियो पर वैल्यू निकालने के लिए कहा जाए तो आपको अपना आंसर इन्हीं ब्रांचेस के बीच में से देना है, इनके अलावा हम और कोई आंसर जो है वो पुटअप नहीं करेंगे। और अगर हम आंसर को इन्हीं ब्रांचेस में से देते हैं देन दैट वैल्यू इज प्रिंसिपल वैल्यू। जब भी कभी कोई ब्रांच मेंशन नहीं है आपको अपना आंसर सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल वैल्यूज में से देना है। अब आगे एक लास्ट कंसेप्ट, उसके बाद जो है हम अपनी क्लास को कंप्लीट कर देंगे आज की। तो ये टेबल जो मैंने अभी ड्रॉ की, दिस टेबल इज मेंशन्ड इन योर बुक, आप वहां से इसको देख सकते हैं। आपको बहुत अच्छे से याद करनी है ये सारी वैल्यूज ताकि फ्यूचर में कभी कोई दिक्कत ना आए। अब देखो, मान लो मेरे पास फंक्शन था x इज इक्वल टू साइन वाई, ठीक है। तो मेरा y फंक्शन किसके बराबर बनेगा, साइन इनवर्स x के बराबर। अगर हम x को साइन y कहते हैं या मैं ये कहती हूँ कि साइन y इज इक्वल टू x, बात तो एक ही है, साइन y x के बराबर है या x साइन y के बराबर है, तो y किसके बराबर आएगा, साइन इनवर्स x के। आप जरा इसके x की जगह पुट अप कर दो बेटा, x क्या था, x था साइन y। तो आप ये कह सकते हो ना कि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन y। इसी तरह से x किसके बराबर है, x इज इक्वल टू साइन ऑफ y, तो ये बना साइन ऑफ y को क्या लिख सकते हो, साइन।
ये मैंने एग्जैक्टली जो आपको मैं बताना चाह रही हूँ वो है कि इन वेरिएबल्स का कनेक्शन क्या है। देखिए जरा, अगर साइन बाई एक्स के इक्वल है तो साइन बाई एक्स के इक्वल होने का मतलब एक्स इज इक्वल टू साइन बाई एंड सो वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। ये है, तो बाई अगर साइन इनवर्स एक्स है तो साइन इनवर्स ऑफ एक्स यानी साइन वाई रख दिया मैंने। तो ये पूरी इक्वेशन अब आप देख सकते हो वाई में आ गई। ऐसे ही नीचे वाली इक्वेशन को देखो, मैं पूरे को एक्स में लाना चाह रही हूँ। एक्स बराबर है साइन वाई के, वाई किसके इक्वल है, वाई है साइन इनवर्स एक्स, तो यू में राइट इट है साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स। अब ये पूरी इक्वेशन सिर्फ वाई में है, ये पूरी इक्वेशन सिर्फ एक्स में है। This equation is only in y and this equation is only in x. तो आप देखेंगे कि साइन इनवर्स साइन को कैंसिल कर सकता है, तो y और y बच गया। ऐसे यहाँ देखो, x is equal to साइन और साइन इनवर्स x, तो x और x तो x की इक्वल है और साइन साइन इनवर्स, तो साइन साइन इनवर्स को कैंसिल करता है, इसीलिए तो बोलते हैं साइन का इनवर्स ऑपरेटर साइन इनवर्स, और साइन इनवर्स का इनवर्स ऑपरेटर क्या हो गया, ये साइन हो गया। तो साइन साइन इनवर्स को कैंसिल कर देता है और साइन इनवर्स साइन को कैंसिल कर देता है। ऐसे ही बाकी रेशियोज में चलता है। कहीं भी आपको लिखा हुआ मिल गया कोस इनवर्स ऑफ कोस पाई बाय 3, तो आप क्या कह सकते हो, कोस इनवर्स ने कोस को कैंसिल किया, आंसर आया पाई बाय 3। ये इंश्योर कर लेना कि जो आंसर आप निकाल रहे हो वो आंसर प्रिंसिपल ब्रांच में आता है। बाकी इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो हम इस चैप्टर में आगे भी करेंगे। अब जो इस चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीजें थी ये सारी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। इसके बाद आपकी बुक में आते हैं ग्राफ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इन्हें करने की जरूरत नहीं है क्योंकि करंट सेशन के लिए ग्राफ ऑफ इनवर्स फंक्शंस को डिलीट कर दिया गया है। तो कल से हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.1, the only exercise which is in our syllabus regarding inverse trigonometry. With this we come to the end of today's lecture. Thank you very much.